हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब युवा पीढ़ी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जो है आप लोगों के लिए डेडिकेटेड टू एक्सीलेंस। एंड वेलकम बैक अगेन, क्योंकि सर्वोत्तम श्री 1.1 को आप देख रहे हैं हिंदी व्याकरण के माध्यम से। तो हम यहाँ हिंदी व्याकरण में वर्णमाला नाम के अध्याय को देख रहे थे। वर्णमाला में हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं, व्यंजन सीख लिए सभी प्रकार के, स्वर सीख लिए सभी प्रकार के, उनके नियम, उनके उच्चार स्थान, उनका बोलने का तरीका आदि आदि सब तरह से हमने सीख चुके हैं। अब बात करनी है हमें व्यंजनों के उच्चारण स्थान की। तो इस वीडियो में, इस क्लास में हम व्यंजनों के उच्चारण स्थान, व्यंजनों के क्रम, स्वर के उच्चारण स्थान, स्वर के क्रम और दोनों के उच्चारण स्थान, दोनों के क्रम को देखेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं व्यंजनों के उच्चारण स्थान की। तो ये टॉपिक का ही नाम है, ये व्यंजनों का उच्चारण स्थान, व्यंजनों का उच्चारण स्थान, ये आज के टॉपिक का यही नाम है। तो पहले हम एक काम करते हैं, व्यंजन लिख लेते हैं। तो व्यंजन अगर लिख लेते हैं तो पहले तो ये कि का वर्ग, पहले तो 25 प्रकार के वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन लिखेंगे 25। तो उनके वर्गों के नाम लिख लेते हैं। चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये हो गए वर्ग। अब इन वर्गों से कौन कौन से अक्षर या व्यंजन निकल कर आते हैं वो लिख लेंगे। का, खा, क, घा, अंगा। च, छ, ज, झ, अय्या, ट, ठ, डा, ढा, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हो गए। अब हम लिखेंगे अंतस्थ। अंतस्थ में य, र, ल, व। फिर लिखेंगे हम ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय कौन कौन से? स, 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 हाँ, ये ऊष्मीय हो गए। अब बात आती है मिश्रित व्यंजन की, मतलब संयुक्त व्यंजन। संयुक्त में छ, त, ज्ञ, स। अब इन संयुक्त व्यंजन के जो उच्चारण स्थान है ना, उनकी बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि इनके कोई भी क्वेश्चन आज तक बने नहीं है। मतलब टुकड़ों में नहीं, कोई मतलब उच्चारण स्थान को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं बना अभी तक, तो इसलिए उनकी बात करने नहीं वाले। लिखवा दिए कि होते हैं, हम पढ़ते हैं इसीलिए। तो अब कावल को देखा जाए तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि सबसे पहले अगर निकलेगा तो कंठ से निकलेगा, फिर तालु से टकराएगा, मूर्धा से होते हुए दंत में लगेगा, फिर ओष्ठ को छुएगा, नासिका से गूंजेगा और बाहर आ जाएगा। ऐसे कुछ था। अब इसमें हमने एक नहीं लिखा, जिह्वा, है ना, इसको नहीं लिखा, और इनसे दोनों से मिलजुल के बनने वाले नहीं लिखे अभी। तो अभी थोड़ी देर में देखेंगे उनको, लेकिन फिलहाल ये देख लो पहले। का वर्ग है, का वर्ग के ये सभी व्यंजन है। तो का वर्ग सबसे पहले सबसे ऊपर क्या दिया है? कंठ, तो ये कंठ से निकलेगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या दिया? तालु, तो चा वर्ग निकलेगा तालु से। फिर तीसरा क्या दिया है? मूर्धा, तो टा वर्ग निकलेगा मूर्धा से। फिर चौथा क्या दिया है? दंत, तो ये निकलेगा दंत से।
पांचवा क्या दिया है, ओष्ठ, तो ये निकलेगा ओष्ठ से। किससे निकलेगा, ओष्ठ से। अब जो ये दिए है ना, इनका संयुक्त रूप कोई नहीं है भाई, जैसे ये पांचों के पांच ओष्ठ से निकल रहे हैं तो ये चारों के चार की जगह से नहीं निकलते, ये चार के चार की जगह से नहीं निकलते, इसलिए फिर इनको अलग से पढ़ा जाएगा। फिलहाल हमको ये देखना है कि ये कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। और जब देखा जाए कि इनको निकालना है हमें, तो इनको निकालने के लिए देखो ध्यान रखो, नहीं इनको रखो अभी, इनको रखो, इनमें स्वर का और देख लो आप लोग, स्वर का भी है। स्वर कौन कौन से जो कंठ से निकल रहे होते हैं, तालु से निकल रहे होते हैं, मूर्धा से निकलना है, दंत से निकलना है, ओष्ठ से निकलना है। तो स्वर कौन कौन से हैं, देखो इसमें कंठ से निकलने वाला सबसे पहले निकलेगा, सबसे पहले अंग से, छोटा बड़ा कंठ से हटो, मतलब जो सबसे पहले निकलता है जहाँ से, वहाँ से स्टार्टिंग से निकाला जाएगा। ये स्टार्टिंग में है तो ये कंठ से निकल रहा है, ये स्टार्टिंग में तो ये कंठ से निकल रहा है, ऐसे ही है, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ छोटी ई बड़ी ई, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो जाता है रूट मैप, ये रिसीव हो जाएगा और यहाँ से दंत से कोई नहीं निकलेगा, यहाँ से ओष्ठ से निकलेगा छोटा ऊ बड़ा ऊ, ओ नहीं इतना ही है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, क्योंकि ए आई ओ ऊ ये तो सब मिक्स होके निकलेंगे, किससे निकलेंगे, वो मिला के निकलेंगे इनसे। बात समझ आ गई। ये स्वर से कंठ से ये निकलते हैं तो स्वर से ये निकलते हैं, मतलब कंठ से ये व्यंजन निकलते हैं तो कंठ से ही ये वाले स्वर निकलते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये है स्वर का, सॉरी व्यंजनों का उच्चारण स्थान। अब इनकी बात करना है ना हमको, इनकी तो इनकी एक साथ बात नहीं हो पाएगी, मतलब इनके साथ नहीं हो पाएगी, इनको अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इनका उच्चारण स्थान है। और क्रम की बात की जाए तो ये इनका क्रम भी है, ये पूरा क्रम लिखा हुआ है। व्यंजनों का क्रम ये दिया है, ये व्यंजनों का क्रम है जो हम वर्णमाला में पढ़ते हैं, छोटी क्लास में किताबों में पढ़ते हैं, किताबों में जो पढ़ते हैं उस प्रकार से ये व्यंजनों का क्रम है। अब हमें देखना है भाई स्वर का, देखो उच्चारण स्थान यहाँ से हो गया, और स्वर का देखना है आपको ओ औ का, तो ए और ए, ओ और ओ, ये कैसे निकलते हैं। तो आपने देखा होगा ए बनता कैसे है, आ धन ई से, है ना, और आ धन ई किससे निकलता है, छोटा आ किससे निकल रहा है, कंठ से, और ई किससे निकल रहा है, तालु से। तो इनको मिला के हम कह देते हैं कि ये निकल रहा है, उच्चारण स्थान है ए ऐ का, कंठ तालु। ऐसे ही ओ कैसे बनते हैं, छोटा आ छोटा ऊ, छोटा आ कंठ से, छोटा ऊ ओष्ठ से, तो फिर दोनों मिला के क्या बनेंगे, कंठ ओष्ठ, है ना, कंठ ओष्ठ। अब ये नहीं कहना कि इसमें ये ऐसा कैसे हो गया, इनसे दोनों कैसे बनना है, तो बता दूं मैं आपको। ए बनता है आ धन ई से, ए बनता है आ धन ए से, ओ बनता है आ धन ऊ से, ओ बनता है आ धन ऊ से, ठीक है। ये इनका बनने का तरीका है कि भाई संयुक्त स्वर कैसे बनते हैं। पिछली क्लास में देखा था ना, संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन, नहीं देखा था, संयुक्त स्वर संयुक्त व्यंजन देखा था, नहीं देखा था, नहीं देखा होगा तो बता देता हूँ, चलो देखा हो या ना देखा हो, मुझे लगता है कि नहीं देखा होगा तो बता देता हूँ। संयुक्त संयुक्त वर्ण की बात कर रहे हैं, संयुक्त वर्ण ये होते हैं, देखो चार इधर हैं और चार इधर हैं, 9 होते हैं संयुक्त वर्ण। 9 में स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं, स्वर होते हैं 4, व्यंजन होते हैं 4, 4 4 8 ही तो हुए, 9 कैसे, गलती से
स्वय कौन कौन से हैं व्यंजन, संयुक्त स्वय कौन कौन से हैं? ए, ए, ओ, ओ। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ, स, ये हो गए भाई। संयुक्त वर्ण पूछे, संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। उन 8 वर्णों में संयुक्त स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? तो 4 कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए ओ औ स्वर होते हैं, छ त्र ज्ञ स व्यंजन होते हैं। ठीक है, इतना हो गया। इनका व्यंजनों का उच्चारण स्थान ये हो गया। इनका अभी मैंने बताया नहीं है, इनके आगे मैं तो आपको बताता हूँ कि इन सब का कैसे कैसे बनेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करें? हाँ चलो पहले उच्चारण स्थान ही देख लेते हैं। अब जो उच्चारण स्थान देखेंगे ना वो मिक्स होकर देखेंगे। कैसे? वहाँ व्यंजनों का भी होगा और स्वर का भी होगा, दोनों मिला जुला के देखेंगे उच्चारण स्थान सभी का। ठीक है, यफ यफ, हाँ ठीक है देख ही लेते हैं। स्वरों व व्यंजनों का स्वरों व व्यंजनों का उच्चारण स्थान। सारी लिख लो एक तरफ से, वो सारी की सारी श्रेणी, सारी की सारी तालिका या लिस्ट। कंठ से निकलने वाले, तालु से निकलने वाले, मूर्धा से निकलने वाले, दंत से निकलने वाले, ओष्ठ से निकलने वाले, नासिका से निकलने वाले, जीवा से निकलने वाले, 3 4 7, 3 4 7 हो गए। ठीक है, अब क्या होगा? कंठ को ओष्ठ से जोड़ देंगे तो बन जाएगा कंठोष्ठ्य। ठीक है, कंठ को तालु से जोड़ देंगे तो निकल जाएगा कंठ तालव्य, कंठ तालव्य निकल जाएगा। ठीक है, और दंत से ओष्ठ को जोड़ देंगे तो, दंत से ओष्ठ को जोड़ देंगे तो दंतोष्ठ। समझे बातों को? इस प्रकार से। नहीं सही में आया तो ये देख लो, कंठ से जोड़ रहे हैं ओष्ठ को तो ये कंठोष्ठ हो रहा है, दंत से ओष्ठ को दंतोष्ठ हो रहा है, कंठ से तालु को तो ये कंठ तालव्य हो रहा है, और इस कंठ से ओष्ठ को लाल लाल कलर से जो है वो कंठोष्ठ हो रहा है। ठीक है, पहले लिख लेते हैं कंठोष्ठ्य। कंठ तालव्य, दंतोष्ठ्य, ये हो रहा है। ठीक है, देख लो भाई अब कैसे कैसे करना है। कंठ से निकलने वाले पहले हम लिखेंगे स्वर, पहले लिखेंगे स्वर, फिर लिखेंगे व्यंजन, फिर लिखेंगे हम यहाँ अंतस्थ अगर होंगे वहाँ लिखने लायक तो, फिर लिखेंगे ऊष्मीय, फिर लिखेंगे उत्क्षिप्त, उसके बाद लिखेंगे उत्क्षिप्त के बाद कौन सा बचेगा? उत्क्षिप्त के बाद कौन सा बचेगा जो लिखने लायक होगा? नासिका तो अलग ही चल रहा है, नासिका में तो अलग हो ही जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है। और कौन सा बचेगा? आगे तो बचेंगे, आगे देख लेंगे। अब इसका क्रम ये ऐसा है कि भाई पहले इसको लिखा जाएगा फिर इसको, ऐसा करके इनको लिखा जाएगा। अगर बीच में ऐसा होता है कि किसी एक श्रेणी में ये नहीं है तो भाई नहीं है तो नहीं लिखेंगे, उसके अगला वाला लिख लेंगे। अगर ये दोनों ही नहीं है तो इसके अगला वाला लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। ध्यान रखना कहीं आप मतलब भटक जाओ, कन्फ्यूज हो जाओ, ऐसा नहीं करना है। कंठ में पहले स्वर कौन सा आता है? सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है? स्वर छोटे आ से, तो छोटे आ और बड़े आ को ले लेते हैं। ठीक है,
फिर व्यंजन कहाँ से शुरू होते हैं? का से। तो का, खा, गा, घा, अंगा, ये हो गए। अब अंगा के बाद में कंठ के जस्ट बगल में क्या, जो हमारा कंठ है ना, उसके जस्ट बगल में होता है काकल्य। कौन सा होता है? काकल्य। ये कंठ है, कंठ के आसपास ही, ये नीचे कहीं आसपास, इसके पीछे या इसके नीचे कहीं काकल्य होता है। ठीक है, तो काकल्य हमने अलग से तो इसमें लिखा नहीं है कि काकल्य की सीढ़ी बनाई हो, तो हमने सीधे किसकी सीढ़ी बनाई है? कंठ की। तो जो वर्ण काकल्य से निकल रहे होते हैं, काकल्य से उच्चारित हो रहे होते हैं, उन काकल्य वाले वर्णों को हम यहीं पे लिख लेंगे। कौन कौन से काकल्य ध्वनि है? एक तो हा, एक विसर्ग, यही तो है। काकल्य ध्वनि दो ही तो थी, बताई थी, हा और विसर्ग। अब आते हैं तालु से। तालु से कंठ, कंठ से तालु। तालु में छोटे या बड़े आकर क्या आती है? छोटी ई और बड़ी ई। अब ध्यान करना, मैं यहाँ वो नहीं लगाने वाला, क्या बोलते हैं उसको, हलंत। हलंत नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है, आगे आप समझ ही जाना। अब का के बाद कौन सा वर्ग आता है? चा वर्ग। तो बस चा वर्ग वाले लिख दो पांचों। चा, छ, ज, झा, अइया। चा, छ, ज, झा, अइया, ये हो गए काकल्य से, सॉरी तालब से, तालु से। अब आता है मूर्धा। मूर्धा में कौन सा निकलता है? ऋषि। और चा का कौन सा वर्ग आता है? टा वर्ग। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। इतना हो गया। अब दंत से आ जाओ। दंत में, दंत में स्वर कोई नहीं आएगा तुम्हारा, तो क्या आएगा? दंत में सीधे ये आएंगे, का, च, ट, प। कच्चा टप का, पा आएगा नहीं, ता आएगा, तब पका। ता से अड़िए, ता वर्ग वाले आएंगे, ता, था, द, ध, न। हो गया दंत से। अब ओष्ठ से आ जाओ। तो ओष्ठ से ऊ आता है, ऊ आता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। यहाँ ओष्ठ से कौन सा आएगा? पा। पा, फा, बा, भा, म। पा, फा, बा, भा, म। हो गया। नासिका से कौन से आएंगे? तो नासिका से ये सारे आएंगे, ये देखो, ये नासिका, 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 नासिका। तो नासिका में क्या होता है? वैसे तो ये सब अलग अलग है, जितने पंचाक्षर है, ये पांच अक्षर, इन सब के अलग अलग उच्चारण स्थान है। कोई कंठ से, कोई तालु से, कोई मूर्धा से, कोई दंत से, कोई ओष्ठ से। लेकिन इन सबको इकट्ठा लिखा जाता है ना एक तरफ, जैसे अपन ने कह दिया अनुनासिक, अनुस्वार, पंचमाक्षर, ये सब अपन बोल रहे हैं, नासिक के बोल रहे हैं, तो ये सब के सब संयुक्त रूप में बोल रहे होते हैं ना, संयुक्त रूप में। तो संयुक्त रूप में गिनती है। अब आगे देखें तो नासिका। नासिका से क्या होता है? हमने जब पढ़े थे पंचमाक्षर, तो हमने उनको नाम क्या दिया था? अनुनासिक बोला, अनुस्वार बोला, नासिक्य बोला, नासिका बोला, बोला था नहीं बोला था? पंचमाक्षर को ही। तो पंचमाक्षर और नासिक के व्यंजन एक ही में आते हैं, नासिका में, क्योंकि इनकी सहायता से इनका उच्चारण होता है। ठीक है, इनकी सहायता से इनका उच्चारण होता है, तो जितनी भी नासिका होंगे सब के सब इसमें लिखे जाएंगे। लेकिन फिर आप देखोगे भाई इसमें 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 ऐसा क्यों नहीं है, मतलब इसमें क्यों लिखे गए हैं? फिर तो इनमें पर्टिकुलर एक अलग तरीके से खुद का एक जो हमें चाहिए उच्चार, नहीं नहीं, हमारा खुद का एक होना चाहिए उच्चारण स्थान, तो उस प्रकार से फिर इनका खुद का अकेला एक एक अलग अलग है। इस अंगा का कंठ हो गया, अइया का तालु हो गया, ड़ा का मूर्धा हो गया, ना का दंत हो गया, माँ का ओष्ठ हो गया, ये सब के अपने खुद के अलग अलग उच्चारण स्थान है। लेकिन इन सबको बोला जाता है नाक की सहायता से। किसकी सहायता से? नाक की सहायता से। इसलिए संयुक्त रूप से मिला जुला के सबको एक ही में दे देते हैं, नासिका में। ठीक है, तो नासिका में इनको गिनती किया जाएगा। कौन कौन सा? अंगा, अइया, अड़ा, न, मा। और हमने अनुस्वार, अनुनासिक भी इसी में देख लिए थे, तो हमें तीनों प्रकार के इसमें लिखने पड़ेंगे, अंग, चंद्रबिंदु और आगत। इतना हो गया। अब हमने जो देखे थे उत्क्षिप्त, वो किससे बन रहे थे? इन्हीं से की सहायता से बन रहे थे, तो उत्क्षिप्त भी यहीं पे आ जाएंगे। इस प्रकार से सबसे ज्यादा नासिकाम होते हैं 10। ठीक है, ये हो गए 10। जिह्वा में देखेंगे तो नुक्ता वाले जो आगत वर्ण है, वो का, ख, ग, जा आता नहीं है, जा चला जाता है यहाँ दंत में, ये देखो दा, जा दंत में आ गया, क, ग, जा और फा। फा दोनों तरीके से हो जाएगा, एक तो यहाँ भी हो जाएगा फा, एक यहाँ भी हो जाएगा। दंतोष्ट में वा आ जाता है और फा आ जाता है। हमने देखा था वा यहाँ छोड़ दिया था, जैसे या, रा, ला। अब वा कहाँ है? यहाँ कहीं नहीं है, तो फिर वा यहाँ मिलेगा आपको।
और नुक्ता वाला फा यहाँ मिलेगा आपको। कंठ ओष्ठ में कंठ और ओष्ठ से, गले से और होठों से बोलने वाले स्वर, कंठ और ओष्ठ, जगह ओष्ठ। कंठ में आ, ओष्ठ में ऊ, दोनों को मिला के ओ। छोटी ओ, बड़ी ओ। ऐसी कंठ और तालु से मिला के, कंठ में ये, तालु में ये, तो छोटा आ, छोटी ई मिला के ए, और ये ए। समझ गए बातों को? इस प्रकार से अपने सारे के सारे व्यंजन और स्वर का उच्चार स्थान मिल जाता है हमको। ठीक है, पहले लिखा जाएगा स्वर, फिर व्यंजन, फिर अंतस्थ। अंतस्थ, ये देखो अंतस्थ अंतस्थ अंतस्थ। इसके बाद में ऊष्मीय ऊष्मीय ऊष्मीय, फिर आएगा उत्क्षिप्त, ये उत्क्षिप्त पीछे से, फिर आएगा आगत। यहाँ आगत है तो यहाँ लिख देंगे, और पीछे से लिखना है इसमें तो इसको हटा के पीछे से लिख दो भाई। ला कर दो, यहाँ सा कर दो और जा कर दो। ला सा जा। ये हो गया आगत। इस प्रकार से सारे के सारे वर्ण यानी स्वर और व्यंजनों का हमने उच्चार स्थान देख लिया कि इसका उच्चार स्थान कहाँ से होगा, किसका कहाँ से होगा, इसका कहाँ से होगा, उसका कहाँ से होगा, कहाँ कहाँ से होगा, वहाँ वहाँ से होगा, जहाँ जहाँ से होगा, तहाँ तहाँ से होगा। सबका हो गया यहाँ से उच्चार स्थान। अब इनमें देखना होगा क्या तुम्हारे पास। इसमें देखो, एक तो स्वर मिलेगा तुम्हें, वो भी दो ही मिलेंगे। का वर्ग मिलेगा तुम्हें, और का कल्य ध्वनि मिलेगी तुम्हें। ये मिलेगा, स्वर मिलेगा, का वर्ग मिलेगा, का कल्य मिलेगी। इसमें भी दो स्वर फिर मिल जाएंगे। इसमें चा वर्ग, अंतस्थ और ऊष्मीय। काकल्य में भी दोनों ही आ रहे हैं भाई, इसमें ऊष्मीय भी आ रहा है इसी काकल्य में, और अयोगवा भी आ रहा है। मूर्धा में स्वर मिलेगा, टा वर्ग मिलेगा, अंतस्थ है, ऊष्मीय है। दंत में स्वर नहीं है, यहाँ ता वर्ग, अंतस्थ, ऊष्मीय और आगत। इस प्रकार से यहाँ मिल जाएगा। इसमें देखेंगे तो स्वर तो है ही है दो, और पावर है। बिना किसी संकट के, बिना किसी समस्या के दो चीजें हैं। ठीक है, झंझट ही नहीं याद है। नासिका में पंचमाक्षर, अयोगवा, आगत, उत्क्षिप्त। ठीक है, यहाँ पे तो सारे नुक्ता वाले आगत वर्ण है। कंठोष्ठ में स्वर, कंठ तालव्य में स्वर, और दंतोष्ठ में दंतोष्ठ में अंतस्थ भी है और आगत भी है। लो भाई, इस प्रकार से आपके सारे के सारे स्वर, सारे के सारे वर्ण, उत्क्षिप्त, अंतस्थ, ऊष्मीय, आगत, पंचमाक्षर, सब प्रकार के जितने भी आपके पास वर्ण देखने को मिलते हैं हिंदी वर्णमाला में, सभी प्रकार के वर्णों का उच्चार स्थान ये लिख गया। और ध्यान रखना 10 प्रकार के उच्चार स्थान है। 10 प्रकार के, 10 नहीं है, 10 प्रकार के हैं, क्योंकि हैं तो कुल 7, ये लिखे हैं 7। इन 7 से ही बन गए हैं 3 और, तो 10 हो गए हैं। ठीक है, लेकिन है केवल 7, 7 से ही बन गया 10, इसलिए 10 प्रकार के हैं। और अंग तो केवल 7 ही है। उच्चार स्थान या उच्चार वार करने वाले अंग पूछे जाए तो केवल 7 है,
और इन सातों से ही बन गए 10। इस प्रकार से स्वर और व्यंजन का उच्चारण स्थान हो गया 10 प्रकार से। ठीक है, ये देख लेना, नोट कर लो, लिख लो, याद कर लो, समझ लो, बैठा लो, तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस रिवीजन करते रहना, हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम लिखेंगे स्वरों का और व्यंजनों का उच्चारण स्थान। बढ़े आगे। तो अब हम देखते हैं स्वर और व्यंजनों का क्रम, कि पहले कौन सा स्वर लिखा जाएगा, फिर कौन सा स्वर लिखा जाएगा, फिर ऐसे ही व्यंजन कौन सा लिखा जाएगा, फिर कौन सा व्यंजन लिखा जाएगा, उस प्रकार से। ठीक है, दो टेबल बनाऊंगा, मतलब दो तालिकाएं बनेंगी। एक तरफ लिखा होगा जो किताबों में दिया रहता है वर्णमाला वो, और दूसरी तरफ लिखा होगा जो हम लोगों को पढ़ना है अपने एग्जाम के तरीके से, परीक्षा के लिए, उस प्रकार से। ठीक है, तो पहले लिखता हूँ ये किताबों वाली। किताबों वाली में देखो क्या क्या है, कैसे कैसे है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ, ओ, अं, आ। ठीक है, अब आते हैं व्यंजन पर। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, छा, अइया, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, ता था दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, ला, ला, वा, सा, 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 हा, छा, त, ग्या। किताबी वर्ण वाला ये है। कितने हैं इसमें टोटल वर्ण, कितने हैं? 3, 6, 7, 7 और 6 13, और 25, 13 और 30, 1 2 3 4 5 6 13 और 30, 43, 43 और 6 49 है। कितने हैं ये? कुल 49 है। ठीक है, अब हमें देखने हैं अपने वाले जो परीक्षा में हमसे पूछे जाते हैं, तो उनको देखने के लिए लिख देंगे परीक्षा हेतु वर्णमाला क्रमानुसार। अब देख लो भाई, जो हमें परीक्षा में देखने को मिलते हैं, परीक्षा में पढ़ने होते हैं, उस हिसाब से फिर हमारी वर्ण विच्छेद बनेंगे, वर्ण विन्यास, वर्ण खंड करना, वो सब चीज़ें हम उसी से सीखेंगे। मतलब संधि बनाना सीख सकते हैं आप उससे, और शुद्ध वर्तनी भी सीख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। फिलहाल आप ये देखो कैसे किस ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले लिखा जाएगा अंग, इसी की चंद्र बिंदु और आहा। अंग, इसी की चंद्र बिंदु और आहा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये दोनों कहलाते हैं एक, और इनको बोला जाता है इन दोनों को एक ही काउंट करते हैं, एक, इन दोनों को एक ही काउंट करते हैं। अब इसके बाद में अब शुरू होगा अपनी वर्णमाला। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ओ, ऊ, ऋषि, ए, ओ, ओ। ठीक है, अब लिखेंगे का, और का में ही आएगा छ, अब आएगा खा, गा, घा, अंगा। यहाँ छ क्यों आया? छ, तो हमने छ इसलिए लिखा यहाँ पे कि छ जो बनता है ना, वो आधा का और सा से मिलके बनता है। अब आधा का बनना है यहाँ पे, तो का अगर बनना है तो का सबसे पहला लेटर यहाँ है, और का के बाद ही तो अगला लेटर आएगा, तो फिर यहाँ पे इसकी वजह से इसको लिखा जाता है, क्योंकि इसमें तो का के बाद हा आएगा, लेकिन हा तो बाद में आता है सा के,
तो पहले सा आता है तो पहले सा वाला लिखा जाएगा, फिर हा वाला लिखा जाएगा। ठीक है। अब का के बाद में चा, छा, जा, ग्या, झा, अय्या। अब इसमें ग्या क्यों लिखा गया? क्योंकि ग्या बनता है जा और या से। ठीक है, इसलिए ग्या लिखा गया। अब क्या आना? टा, टा, ठा, डा, जी उच्छिष्ट वाला आ गया। फिर ढा, और ये उच्छिष्ट वाला आ गया, और फिर डा। ध्यान रखना, ये उच्छिष्ट वाला है। उच्छिष्ट वाला हो गया। देखो इसमें बिंदी नहीं है, इसमें नीचे बिंदी है, इसमें साइड से बिंदी है। साइड से बिंदी है तो पंचमाक्षर, नीचे बिंदी है तो उत्क्षिप्त, और बिंदी नहीं है तो टा वर्ग का डा। ऐसे ध्यान रखना है। अब टा कच्चा टपका तब ता आएगा। ता, था, दा, धा, ना। ता था, ता से ता भी तो बनेगा। ता, था, दा, धा, ना। अब ये ता बनना है वो कैसे बनना है उसका भी तो पता ही होगा ना आपको। छा, ता, ग्या, सा। तो ता बनेगा आधा ता, धन दा। अब पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा, अंतस्थ में या, रा, ला, वा। ऊष्मीय या संघर्षी में सा, 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 हा। अंत में छा, ता। नहीं, अब तो आएगा ही नहीं, है पहले ही लग गए। तो इसमें ये एक्स्ट्रा, ये देखो इसको कैसे बनाते हैं। मान जाओ ना, ये सा और धन रा, इससे ये बनता है। तो सा के सा से बनता है तो सा वाला आ गया, ता से बनता है ता वाला आ गया, जा से बनता है जा वाला आ गया, का से बनता है तो का वाला आ गया। अब ये डा से बनता है तो डा वाला आ गया, ये ढा से बनता है ढा वाला आ गया। अब गिनती कर लो 52 है या नहीं। देखो इन दोनों को एक मानेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 और ये 52 बन गए कुल। 52 वर्ड होते हैं हिंदी में। हिंदी भाषा में। ठीक है। अब इन 52 के अलावा भी तो कुछ होता होगा। एक तो जैसे ध्या होता है, संयुक्त में नहीं गिना जाता है इसको। और क्या होता है? नुक्ता होते हैं, नुक्ता वाले मतलब आगत वर्ण। तो का, खा, गा, जा, फा। अब यहाँ पे इनको क्यों लिखा गया? वैसे तो कोई काम नहीं है इनका, ये वर्णमाला में गिनती में आते ही नहीं है। हमने लिखा इसलिए कि हमने पढ़े हैं, अपने जब व्यंजन पढ़ रहे थे सीखे तब इनको भी तो पढ़ा था हमने, इसलिए इनको यहाँ पे लिखा है। वैसे कोई काम नहीं है इनका यहाँ पे। अपने तो ये 52 होते हैं, सो ये लिख के सामने। और इनका क्रम भी यही होगा, जो पहले अक्षर बनेगा उसी के हिसाब से लिखा जाएगा। बस ये इनसे पहले बन जाते हैं तो इनको लिख दिए, इन दोनों को एक काउंट किया जाएगा। फिर ये करके ऐसे आ गए, का से बनने वाला ये हो गया, जा से बनने वाला ये हो गया, डा से बनने वाला ये, ढा से बनने वाला ये, ता से बनने वाला ये, सा से बनने वाला ये। काउंट कर लेंगे तो टोटल 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा अपने पास टाइम है इस क्लास के लिए, तो इसमें थोड़ा सा कर लेते हैं रिवीजन, स्वर का भी व्यंजन का भी। फिर पढ़ेंगे अगली क्लास में वर्ण विन्यास, वर्ण विच्छेद, ऐसे करके टॉपिक है। जैसे इसमें टाइम लग गया 5-6 क्लास होगा, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। एक क्लास अगर आपके जैसे ज़्यादा सीखना हो उस हिसाब से फिर 2 क्लास, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। तो इतना समय में आ गया होगा, लिख लेना, याद कर लेना, और बार बार पढ़ना तो याद भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है। ये वर्णमाला हो
जो किताबों में होती है। तो ऐसे लिखेंगे किताबी वर्णमाला, किताबी वर्णमाला। और वो परीक्षा हेतु वर्णमाला कैसी क्रमानुसार। किताबी वर्णमाला अगर आप पढ़ते हैं तो किताबी वर्णमाला से क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे एग्जाम में, और इसको पढ़ते हैं तो इससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में सही हो जाएंगे। ठीक है। और बता दूं एक बात, तो आपको यहाँ मिलेगा ये था, ये धा, ये भा, ये सा, ये 4 लेटर मिल रहे हैं, है ना। तो इन चारों को जब लिखा जाता है तो इन चारों के ऊपर, जैसे ये था, ये देखो, ये धा, ये देखो, और कौन सा, ये भा, ये देखो, और कौन सा, ये सा, ये देखो। ये 4 व्यंजन ऐसे हैं जिन पर खड़ी पाई पूरी नहीं बनती, इनकी जो घुंडी है ना, घुंडी को छोड़ के बनती है। ठीक है। तो ये घुंडी वाले कहलाएंगे, ये घुंडी वाले व्यंजन है। इन घुंडियों का ये होता है कि इन घुंडी वाले व्यंजनों में आपको खड़ी पाई पूरी नहीं लगानी है, सॉरी खड़ी पाई नहीं, श्रेय रेखा। आपको इन सभी में श्रेय रेखा केवल उसके ऊपर रखनी है जहाँ खड़ी पाई है। जैसे ये खड़ी पाई है, इसके ऊपर श्रेय रेखा, इस खड़ी पाई के ऊपर, इस खड़ी पाई के ऊपर, इस खड़ी पाई के ऊपर, इस पूरे, जैसे इस पे लिखते हैं पूरे पे, पूरे पे, इस पूरे पे, जैसे इस पे पूरे पे बनाते हैं वैसे इस पे नहीं आएगी। इनमें लगी हैं घुंडियाँ, ये घुमावदार, इन घुमावदार घुंडियों के ऊपर श्रेय रेखा नहीं रखी जाती है। ठीक है, ध्यान आ गया तो बता दिया। ओके, आगे बढ़े। देखो स्वर्ग कैसे कहेंगे हम, कुल स्वर कितने होते हैं। मध्य प्रदेश में स्वर कितने होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं। ठीक है, तो कुल होते हैं 11, मध्य प्रदेश में 10, और उच्चारण में भी 10। इन दोनों से किसको हटा दिया, री को हटा दिया। ठीक है, इतना हुआ। मूल स्वर कितने होते हैं। ह्रस्व, छोटे, लघु स्वर कितने होते हैं। दीर्घ, बड़े, संयुक्त, संधि स्वर कितने होते हैं। बताते जाना आंसर, आप लोगों को तो पढ़ चुके हैं ना इन चीजों को, तो बताते जाओ फटाफट फटाफट। दीर्घ, बड़ा, संयुक्त, संधि। अब लिखेंगे दीर्घ सजातीय, या केवल सजातीय स्वर। दीर्घ विजातीय या केवल विजातीय स्वर कितने होते हैं। देखो लघु, मूल, जैसे छोटे, ये सब कैसे कहलाएंगे। 3 होते हैं ये, पहले तो ये समझ लो कौन कौन से होते हैं। आ, ई, उ। इनके अलावा कोई स्वर है ही नहीं, इनसे ही बने बाकी स्वर है। ठीक है, दीर्घ बड़ा संयुक्त स्वर कितने होते हैं। 7 होते हैं। बड़ा, बड़ी, बड़ा, ए ओ, ओ। दीर्घ सजातीय, इनमें सजातीय कौन से हैं। तो ये देखो सजातीय देखेंगे तो ये 3 सजातीय है, 3 है सजातीय, आ, ई, उ। विजातीय कौन कौन से कितने हैं, तो ये 4 है, ए, ओ। ये विजातीय हो गए। तो 100 में इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे आपके पास। ठीक है, मात्राएं देखी जाएंगी। तो छोटे आ से कुछ नहीं, बड़े आ का डंडा, छोटी बाएं से, बड़ी दाएं से, छोटा ऊ ऊपर की तरफ, बड़ा ऊ नीचे की तरफ। री का ऐसे बनता है ऋषि वाला, टा के जैसा।
इस टा में ये लग जाएगा, ये सी बन गया। आ इ ई उ ए सिंगल, स रेखा के ऊपर सिंगल, स रेखा के ऊपर डबल, खड़ी पाई और स रेखा के ऊपर सिंगल, खड़ी पाई और स रेखा के ऊपर डबल। ये मात्राएं हो गई। ठीक है, अयोग वा पूछे जाएंगे तो ये दो होंगे, अंग, आहा। अब इस वाले अंग को तो बोलते हैं अनुस्वार, इसको बोलते हैं विसर्ग, और इसी से एक और बनता है इसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं। इसको हम पढ़ते हैं अनुनासिक है। एक और बनता है आगत, इसी से मिला जुला बन जाएगा ये, इसको हम आगत कहते हैं। मात्राओं के नाम कैसे देखे जाएंगे? मात्राओं के नाम दो प्रकार से, दीर्घ जिसको ऐसे पहचानते हैं, लघु जिसको ऐसे पहचानते हैं। कभी कभी दीर्घ में दो मात्राएं ऐसे देख लेते हैं, लघु में उसी प्रकार से देखा जाएगा एक ही तरीके से। या योगवा हो गए। और क्या बचेगा स्वर, स्वरों में? तो स्वरों में 4 स्थान देखना है तुम्हें, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठतालु। कंठ से छोटा आ, बड़ा आ, तालु से ई, बड़ी ई, मूर्धा से ऋषि, ओष्ठ से छोटा उ, बड़ा उ, कंठोष्ठ से ओ, ओ, कंठतालु से ए। ये स्वर के हो गए। और कोई प्रकार है स्वर का जो बच गया हो लिखने को, या कोई ऐसा कुछ तरीका जो रिवीजन के लिए बच गया हो स्वरों में? बस इनके ये नाम याद रखना है तुम्हें, इनके ये विसर्ग है, ये आगत है, ये अनुनासिक है, ये अनुस्वार है। ठीक है, तो इनकी बिंदियाँ या इनके चिन्ह समझना है, समझ लो। जब 2 बिंदी होंगी तो इसको बोलेंगे विसर्ग, है ना। जब ऐसा होगा अकेला तो इसको बोलेंगे आगत, या स्वनिम भी कह देते हैं इसको, स्वनिम। जब इसी के ऊपर बिंदी होगी, चंद्र या चंद्र बिंदु कह देते हैं, नहीं चंद्र बिंदु ही बोलेंगे इसको तो। अर्धचंद्र बोल देते हैं या अर्धचंद्र बिंदु। ठीक है, 3। अब कौन सा बचा? अनुस्वार। ऊपर अकेली बिंदी है तो अनुस्वार। और बताओ कोई बचा हो, कुछ बचा हो रिवीजन के लायक स्वर के अंदर? 11 स्वर होते हैं। अच्छा, अयोगवा कहने की वजह क्या थी? इनकी अयोगवा कहने की वजह क्या थी? ना तो ये स्वर में गिनती हो पाते हैं, ना ये व्यंजन में गिनती हो पाते हैं। मतलब इनका ना तो योग बनता है स्वर के साथ, ना योग बनता है व्यंजन के साथ, इसलिए अयोग है ये। कैसे? अयोग, अयोगवा। ठीक है, और क्या बचा है मतलब बताने को? मानकीकरण समझ लो। मानकीकरण हुआ हिंदी भाषा का तो 1983 में हुआ। फिर हिंदी भाषा हमारी लिपि बन चुकी थी। और इसी को हटाया गया था 2003 में। 2003 में हटाया। बाय।
एमपी सरकार। एमपी गवर्नमेंट ने 2003 में इसको हटा दिया था एमपी में से, बाकियों का और राज्य वाले या सेंट्रल वाले जो भी करना चाहे वो देख ले अपने हिसाब से, लेकिन एमपी ने हटा दिया इसको। और क्या बताना था? अगर इसको पढ़ रहे होगी तो इसकी मात्रा पूर्ण रूप में मानी जाएगी। पूर्ण रूप में स्थापित की जाएगी इसकी मात्रा। ठीक है, और क्या बताएं? स्वर के अंदर इतना काफी है या कुछ और बचा हुआ है स्वर में? लगभग लगभग तो हो ही गया। चलो भाई, लिपि का नाम लिख देते हैं देवनागरी। इसी को नागरी बोल देते हैं या देवनागरी बोलते हैं, बाएं से दाएं लिखी जाती है। और क्या बचा है भाई? अब यहाँ देखना एक चीज, ये लिखा है दीर्घ, ये लिखा है लघु। दीर्घ में अगर मात्राएं दो मात्रा होती हैं, अगर जब मतलब दो मात्राएं जब होंगी तब दीर्घ बोला जाएगा उसको, या दीर्घ मात्रा पढ़ा जाएगा। जब एक मात्रा होगी तो लघु पढ़ा जाएगा। दीर्घ के अलावा संस्कृत संस्कृत का छोड़ो। अब दीर्घ में कौन कौन से आएंगे ध्यान रखना। ये दीर्घ वाली सारी की सारी ये दीर्घ में जाएंगी, लघु वाली सारी की सारी ये लघु में जाएंगी, लेकिन इसमें से ए और ओ को कभी कभी लघु में ले लेते हैं। ए को और ओ को लघु में ले लेते हैं। ठीक है, बाकी सब सब सामने लिखा हुआ है स्पष्ट, किसको क्या कैसे कहा। और कुछ गलती हुई हो इन सभी में या कुछ छूट गया हो तो बड़ा भाई देख के समझ के नादानी में माफ़ कर देना। और बाकी आप लोग तो सब अच्छे हो ही हो, जो ना बताया हो मैंने अब आप कमेंट में बता ही देना कमेंट बॉक्स में लिख के कि भाई ये चीज़ रह गई, ये चीज़ रह गई। तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि हाँ आप लोग बड़े अच्छे से पढ़ रहे हो, पढ़ाई मेहनत से कर रहे हो। ठीक है, बाकी का आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ स्वय में देख लेते हैं। स्वय का स्वय का तो हो गया, व्यंजन का विजन देखना है, व्यंजन का। स्वर में वो रह गया था बताने को कि भाई उच्चारण के स्थान पर कितने हैं, और क्या था? बता ही दिया था ना उच्चारण के स्थान पर। तो जातीय, ओष्ठाकृति, मुखाकृति, ये रह गया था। मुखाकृति, ओष्ठाकृति, जातीय आधार पर ऐसा कुछ जो भेद थे वो रह गए थे। व्यंजन में आते हैं। व्यंजन में देख लो भाई, कुल व्यंजन हमें बनाने हैं, तो कुल व्यंजन बना दो। मूल व्यंजन बता दो। वर्गीय व्यंजन बता दो। स्पर्शी व्यंजन बता दो। संघर्षी व्यंजन बता दो। ऊष्मी व्यंजन बता दो। इस पर संघर्षी व्यंजन बता दो। संयुक्त व्यंजन बता दो। उत्क्षिप्त व्यंजन बता दो। और आगत व्यंजन बता दो। नुक्ता व्यंजन बता दो।
का कर ले ध्वनि वाले व्यंजन बता दो। वर्त से ध्वनि वाले व्यंजन बता दो। और कौन सा बचा? यही लिख देते हैं। कर्कश या कठोर ध्वनि वाले व्यंजन बता दो। चलो पहले इसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जगह बचेगी हिसाब से तो काम होगा। कुल व्यंजन अपन गिनेंगे कौन कौन से। कुल व्यंजन में देखो, सभी के सभी वर्गीय व्यंजन 25। अंतस्थ 4। संघर्षी 4। उत्क्षिप्त 2। संयुक्त 4। तालीस। और कौन सा बच गया? उत्क्षिप्त हो गए, संयुक्त हो गए। कुल कितने हो गए? 25, 4 29, 4 33, 35, 4 39। होगी बचा हो तो बताना भाई, मैं तो भूल भी जाता हूँ। और ध्वनि बतानी है या पार्श्विक। गलतियाँ तो हो जाती हैं मुझसे, कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार मुझे वीडियो बीच में से काटनी पड़ती है जब मैं भूलता हूँ तो ध्यान लो, मतलब समझ लो, गलतियाँ तो होती हैं। पार्श्विक, संघर्षहीन, प्रकंपित या लुंठित। व्यंजन देखो दो प्रकार के होते हैं, एक तो लोटनिक और दूसरा खड़ी पाई वाले। लोटनिक 9, खड़ी पाई 24। मूल व्यंजन गिनने हैं तो वर्गीय गिन लो 25। 4 गिन लो अंतस्थ। 4 गिन लो संघर्षी 33। और ये मूल क्यों, बाकी के मूल वो कुल क्यों? क्योंकि संयुक्त के अंदर ये 25 में से ये घुसे हुए हैं, ये और ये तीनों में से कोई ना कोई संयुक्त के अंदर है, ठीक है। उत्क्षिप्त के अंदर इसी में से कोई ना कोई है, मतलब वर्गीय में से कोई ना कोई है। तो ये दोनों इनमें से ही मिल जाते हैं, इसलिए फिर इन दोनों को छः व्यंजनों को काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं कि 24 होते हैं कि 16 होते हैं? वर्गीय व्यंजन 20 होते हैं, नहीं 16 होते हैं, 16। स्पर्शीय 16, संघर्षी 4, ऊष्मीय 4, स्पर्श संघर्षी 4, 4 छ जा झा, संयुक्त 4, उत्क्षिप्त 2, आगत 5, नुक्ता 5, काकल्य 2, हा और विसर्ग। वर्त से 4, नाला साजा, प्रकंपित 1, रा अकेला, संघर्षहीन 2, या और वाह 2, पार्श्विक 1, ला, कर्कश 4, टा ठा डा ढा। इसके अलावा पंचमाक्षर 5, नासिक्य 5। और बताओ कोई बचे हो तो।
और किस प्रकार के व्यंजन बचे हैं जो हम भूल गए हैं शायद? ये केवल व्यंजन की बात है, इसमें कोई भी ऐसा वर्ण नहीं होगा जो स्वरों में जिसकी गिनती होती हो। केवल व्यंजन ही व्यंजन यहाँ देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये व्यंजन का चल रहा है रिवीजन। ठीक है, और क्या बचा व्यंजन में ये बताओ? व्यंजन दो प्रकार से हो जाते हैं, है ना, और तीन तरह से मिलके व्यंजन बनते हैं। कौन कौन से? वर्गीय होंगे उसमें, उसी में होगा अंतस्थ, और उसी में होगा संघर्षी। तब जाकर ये व्यंजन बनते हैं। तब जाकर ये व्यंजन बनते हैं। और सोचो भाई थोड़ा सा आप लोग भी। देखना क्वेश्चन है कुछ पिछले, इसमें देखो द्वैत व्यंजन, इनको गिना नहीं जाता क्योंकि व्यंजन नहीं है, व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन है। इसकी परिभाषा आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, द्विगुण किसको बोलते हैं? ध्यान है कुछ? ये तो है कुछ फिक्स, ये इनको द्विगुण बोलते हैं। इसको उत्क्षिप्त को ही ताड़नजात बोलते हैं। इसके अलावा क्या होता है? गुच्छ व्यंजन, ध्यान है? और भी तो बचा नहीं होगा, बचा हुआ तो देख लेंगे। देख क्वेश्चन पिछले, जो इन्हीं की संख्याओं पर मतलब गिनतियों पर आधारित, तो कितने कितने हैं गिनती में, तो मूल या मुख्य वर्ण बताए गए हैं 44, इसमें से 11 स्वर, 33 व्यंजन। पहला क्वेश्चन। दूसरा, उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर 45 10 स्वर 35 व्यंजन। लेखन के आधार पर लेखन के आधार पर 52 11 स्वर 39 व्यंजन। दो आयोग होगा। मानक वर्ण
एज इट इज, मतलब जो इसमें दिए गए हैं 52, वो इस 52 इसमें लिखे जाएंगे। कुलवर्ण 52 एज इट इज, जैसा दिया गया है ऊपर वैसा ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा देख लेना, आप लोगों को पढ़ लेना है, बस इसको और कुछ नहीं करना है, तो सब पहले आप सीख चुके हो सब कुछ, बस पढ़ना बाकी है। उच्चार स्थान देखना हो तो देख लेना, इसका व्यंजनों का उच्चार स्थान कंठ से भी होता है, तालु से भी होता है, मूर्धा से भी होता है, दंत से भी होता है, ओष्ठ से भी होता है, नासिका से भी होता है, और दंतोष्ठ से भी होता है। 3 6 7 7, एक और है जिह्वा। कैसे लिखा जाएगा जिह्वा, ऐसे या फिर ऐसे, बता देना सोच के। जिह्वा कैसे लिखा जाएगा, इन दोनों में से कोई एक प्रकार होगा जो जिह्वा के लिए होगा, तो जिह्वा कैसे लिखा जाएगा वो बताना है। ये वाला पहला वाला सही है कि दूसरा वाला सही है? हाँ भाई, ये हो गए। अब तो बस व्यंजन के भेद होंगे आपके पास। व्यंजन के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के व्यंजन के भेद होते हैं, 3, 1 2 3। पहला उच्चारण के आधार पर था, स्वर तंत्रियों के आधार पर था, और प्राणत्व के आधार पर था। 3 प्रकार के, मतलब 3 भेद हैं इनके व्यंजन के। और बताओ कुछ बचा हो तो। कुछ नहीं बचा, इनके संकेत बचे हैं। संकेत में देखो, एक तो हलंत मिलेगा, ऐसे लिखा जाता है। रेफ मिलेगा, ऐसे लिखा जाता है। पदेन मिलेगा, ऐसे लिखा जाता है। और उत्क्षिप्त, ऐसे नीचे बिंदी। नुक्ता, साइड में बिंदी। एक और बचेगा, जी नीचे बिंदी है भाई साहब, नीचे जी साइड में है। एक मिलेगा तुम्हें पंचमाक्षर, ये पीछे बिंदी, यहाँ। यहाँ बस बिंदियों का खेल है। जिस बीचों बीच होगी, बीचों बीच में, बिल्कुल बीच में सेंटर में बिंदी होगी तो उत्क्षिप्त है, आगे की साइड होगी तो नुक्ता है, पीछे की साइड होगी तो पंचमाक्षर है। ये संकेत है। और कुछ बचा है? और तो शायद ही कुछ बचा हो। बचा हो तो आप हो ही ना संभालने के लिए, बात तो नहीं बिगड़ने दोगे ना मेरी? जहाँ तक मुझे याद आया करवा दिया। कुछ आपको याद आ जाए या कुछ छूट गया हो तो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जाकर लिख देना। बाकी का मेरे ख्याल से हो गया। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, जितना हो गया उतना बहुत अच्छा हुआ। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको व्यंजन और स्वर, मतलब वर्णमाला बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, समझ गए होंगे। अगर आप डेली पढ़ रहे हैं क्लास को तो सीख भी गए होंगे। ठीक है, कोई इशू, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आ जाना, बातें कर लेंगे बैठ के। और उससे पहले जो आपका काम है वो आप करके जाना। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कोई बात हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बांट भी देना भाई लोगों में। दिवाली है, बांट दो, बांट दो, सबको शेयर कर देना, और बने रहना, बताते रहना लोगों को ऐसे ऐसे कोई चैनल है युवा पीढ़ी क्लासेस के नाम से,
मेरा नाम आशीष जैन है, मैं आपको पढ़ाता हूँ हिंदी। और फिर भगवान की इच्छा जो भी आपसे आपके लिए जो भी बनेगा वो सब देखेंगे भाई, और भी सब्जेक्ट देख लेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखो, सब्बा खैर। वालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। खत्म, देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। एक लाइक भाई, लाइक करे, फॉलो करे, शेयर करे। क्या चाहिए बदले में हमें? बस एक प्यारा सा लाइक। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब यार, सभी की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार, आज जोड़ के विनती है।